भाग्यात्मक सफर में, जहां बड़े बड़े वादों और कैमरे के ड्रामे का कच्चा चिट्ठा ऐसा खोला जाता है कि हंसी भी आएगी और माथा भी ठनक जाएगा। तो पेश है हमारे इस ब्लॉकबस्टर राजनीतिक फिक्शन उपन्यास प्रेशर कुकर की सीटी का भाग 1, अध्याय 1 से 5, एकदम मजेदार और यूट्यूब स्टाइल में। भाग 1। जिस दिन दिल्ली ने सांस रोक ली और धनिया संकट आ गया। सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली अभी अपनी नींद की पहली अंगड़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन साहब हमारे देश के सायरन, बैरिकेड और टीवी चैनलों के कैमरे रात भर जागकर अपनी जवानी की कसम खा चुके थे। सोशल मीडिया का तो पूछिए ही मत, वो तो ऐसा बेडरूम पेशेंट था जो सदियों से सोया ही नहीं था। किसी महानुभाव ने स्टेटस चिपका दिया, दिल्ली बंद। दूसरे ने जोश में आकर लिख दिया, लोकतंत्र चालू। और तीसरे सीधे साधे भाई ने कमेंट मारा, भैया ये सब तो ठीक है, पर आज ऑफिस जाऊं कैसे, रूट बता दो। देश की सबसे बड़ी बौद्धिक और दार्शनिक बहस फिलहाल यही थी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हों। उन्हें खुद नहीं पता था कि वे यात्री हैं, किसी क्रांति के वीर सिपाही हैं, या सिर्फ सरकार के उन आंकड़ों का हिस्सा है जिन्हें अगली सुबह अखबार के कोने में छापा जाना है। अचानक लाउडस्पीकर पर घोषणा गूंजी, तारांकन यात्रियों से अनुरोध है कि अगला स्टेशन बंद है, कृपया अपने घर लौटने या वहीं टेंट लगाने की योजना बनाएं। एक भाई साहब ने माथा पीटते हुए धीरे से कहा, अरे भाई साहब, टिकट तो मैंने इसी स्टेशन का कटाया था। बगल वाले ने व्यंग्य की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे भाई, दिल्ली में आज टिकट मंजिल का नहीं, सीधे किस्मत का कटा है। और पूरी बोगी हंस पड़ी। भाई, रोने से अच्छा है हंस लो, कम से कम कैलोरी तो बर्न होगी। उधर टीवी चैनलों पर लाल रंग की पट्टियां ऐसे दौड़ रही थी जैसे उन पर कोई इनाम रखा हो, देश की सबसे बड़ी खबर। हालांकि लोकतंत्र की विडंबना देखिए कि हर 5 मिनट बाद हर चैनल की सबसे बड़ी खबर बिल्कुल अलग थी। कहीं लोकतंत्र सीधे आईसीयू में था, कहीं कानून व्यवस्था की अर्थी उठ रही थी, कहीं देश की अर्थव्यवस्था पकोड़े तल रही थी, और किसी चैनल पर तो देश के सबसे बड़े मुद्दे से ज्यादा रिपोर्टर की हेयर स्टाइल पर बहस छिड़ी थी कि हवा किस तरफ बह रही है। जंतर मंतर की वो पवित्र सड़क धीरे धीरे इंसानों, नारों और उम्मीदों से भरने लगी। कोई छात्र अपनी परीक्षा के भविष्य के लिए आया था, कोई अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का ठेका लेकर आया था, कोई सिर्फ इसलिए आया था कि दोस्त चल रहा था, और कुछ लोग तो इसलिए आए थे कि अगर आज कैमरा फेस नहीं किया तो मोहल्ले में इज्जत कैसे बचेगी। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे भी रत्न मौजूद थे जिनका उस आंदोलन से उतना ही लेना देना था जितना सड़क किनारे धनिया बेचने वाले अंकल का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठकों से होता है। एक अंकल बार बार अपनी घड़ी और स्मार्टफोन को घूरते हुए बड़बड़ा रहे थे, तारांकन, हे भगवान, मुझे तो बस घर के लिए सब्जी लेकर निकलना था, ये बीच में क्रांति कहां से आ गई। इतने में अचानक भीड़ से जोरदार नारा गूंजा, इनकलाबा। अंकल जी इस कदर घबराए कि उन्होंने धनिया और टमाटर की थैली को अपनी छाती से ऐसे चिपका लिया जैसे कोई अति गुप्त परमाणु सामग्री हो और पुलिस उसे सीज करने आ रही हो। सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह था कि संसद भवन दूर से कोई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो लग रहा था। हर 100 कदम पर बैरिकेड, हर बैरिकेड के पीछे सख्त वर्दी, हर वर्दी के कॉलर पर वायरलेस, और हर वायरलेस के पीछे किसी साहब का सख्त आदेश। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि जनता सरकार से डर रही है, सरकार जनता से कांप रही है, और दोनों मिलकर सिर्फ कैमरे के लेंस से डर रहे हैं। कैमरा जिधर घूमता ऐसा लगता जैसे इतिहास खुद ब खुद पलक झपकाते ही पैदा हो रहा हो, और जैसे ही कैमरा थोड़ा सा हंसकर दूसरी तरफ मुड़ता, वो महान इतिहास भी चुपचाप चाय की टपरी पर सुट्टा मारने और अदरक वाली चाय पीने निकल लेता। एक युवा क्रांतिकारी ने कैमरे के ठीक सामने आकर अपनी छाती फुलाई और दहाड़ा, मैं आखिरी सांस तक इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ूंगा। कैमरामैन ने बिना भाव खाए कैमरा आगे बढ़ा दिया। युवक ने तुरंत बगल वाले दोस्त की कॉलर पकड़ी और फुसफुसाया, तारांकन भाई ये सब तो ठीक है, पर कैमरा हटने के बाद कुछ खाने को मिलेगा क्या? सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। भीड़ बढ़ती गई, नारे आसमान फाड़ते गए, और अफवाहें तो उनसे भी 4 कदम आगे निकलकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी। हर मोबाइल स्क्रीन से ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा फव्वारा छूट रहा था कि सच, झूठ, आधा सच और मसालेदार झूठ, सब कुछ मुफ्त में होम डिलीवरी हो रहा था। और शहर के किसी शांत सरकारी दफ्तर में एस बड़ी ई की ठंडी हवा खाते हुए एक साहब फाइल पर पेन घसीट रहे थे। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बिल्कुल उसी सेकंड बाहर सड़क पर एक छात्र अपने पसीने से लथपथ दोस्त से कह रहा था, भाई ये बता कि स्थिति आखिर हमारे नियंत्रण में कब आएगी? दोनों वाक्य एक ही शहर में बोले गए। दोनों अपनी जगह 100% सच भी हो सकते थे, और दोनों उतने ही बड़े अधूरे झूठ भी। और यहीं से शुरू होती है हमारी इस चटपटी व्यंग्यात्मक कहानी का असली खेल। ये था इस महानाटक का पहला भाग। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे एक सुबह सुबह का प्रोटेस्ट और मीडिया का कैमरा मिलकर देश का सबसे बड़ा तमाशा बना देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ड्रामे के बीच जब लोग जमीन पर बैठते हैं और आम आदमी का क्या हाल होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी।
भाग 2। जब आदमी बैठ गया और धनिया इतिहास बन गया। भीड़ की फितरत होती है भागना, शोर मचाना और खुद को 30 मार खान समझना। लेकिन कभी कभी उसी भागती हुई भीड़ में कोई ऐसा धुरंधर निकल आता है जो पूरा का पूरा गेम ही पलट देता है। उस दिन माहौल एकदम गर्म था। सामने सुरक्षा बलों की फौज, हेमलेट, ढाल, लाठी और सीधे ऊपर से आए कड़े आदेश। भीड़ उफनती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक भीड़ से एक आम सा दिखने वाला युवक निकला और चुपचाप जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। न कोई नारा, न कोई गाली, न पत्थर फेंकने की नौटंकी, बस चुपचाप बैठ गया। पूरी भीड़ हैरान। पीछे वाले चिल्लाए, भाई तू खड़ा क्यों हो गया, गाड़ी छूट जाएगी क्या? उसने एकदम ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तारांकन भागकर आखिर जाऊंगा कहां, पेट तो यहीं खाली है। देखते देखते दूसरा बैठा, फिर तीसरा बैठा और कारवां बढ़ता गया। सड़क पर एक अजीब सी सन्नाटे वाली खामोशी छा गई। अब सामने खड़े पुलिस वाले भी धर्म संकट में। भाई, भागते हुए भगदड़ मचाने वाले को खदेड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सामने वाला सीधे आपकी आंखों में आंखें डालकर आराम से बैठ जाए तो लाठी चलाने वाले हाथ अपने आप ब्रेक मारने लगते हैं। एक सीनियर जवान ने फुसफुसाकर अपने साथी से कहा, संभल के भाई, आदेश तो ऊपर का है पर सामने इंसान भी बैठा है। कैमरा तुरंत जूम इन हुआ और वो जमीन पर बैठा लड़का रातों रात नेशनल डिबेट का स्टार बन गया। कोई टीवी वाला चीखा, ये शुद्ध अहिंसा है। दूसरा बोला, ये गहरी राजनीतिक चाल है। और सोशल मीडिया के विद्वानों ने तो उसे नया गांधी ही घोषित कर दिया। लेकिन उस बेचारी की असली कहानी तो रात को तब समझ आई जब उसकी मम्मी ने फोन पर पूछा, बेटा आज टीवी पर तू पालथी मारे बैठा था, सब ठीक तो है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, आज बस थक कर बैठ गया था। मम्मी बोली, बेटा कभी कभी बिना कुछ बोले बैठ जाना भी बहुत बड़ा मैसेज दे जाता है। बात पते की थी। अब जैसे ही प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, देश में रातों रात विशेषज्ञों की एक नई फौज पैदा हो गई। मोहल्ले की हर चाय की टपरी अब किसी बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनल का स्टूडियो बन चुकी थी। चाय की चुस्की लेते हुए एक अंकल ने सीना फुलाकर कहा, मुझे देश का सारा इतिहास मुंह जुबानी याद है। बगल वाले ने तंज कसा, तारांकन? अच्छा, कौन सा इतिहास भाई? अंकल बोले, वही ना जो कल रात मैंने मोबाइल पर 2 शॉर्ट्स और एक लंबी वीडियो देखकर रटा है। टीवी स्टूडियो के अंदर का हाल तो और भी लाजवाब था। पैनल पर 5 लोग बैठे थे, चिल्ला 6 रहे थे और नाराज 7 लोग थे। एंकर साहब ने गला फाड़कर पूछा, इस देश की सभी समस्याओं का इकलौता समाधान क्या है? पहला एक्सपर्ट चीखा, पहले मेरी बात पूरी सुनो। दूसरा उससे भी तेज चिल्लाया, अरे पहले मेरा माइक का वॉल्यूम बढ़ाओ, तभी समाधान निकलेगा। और उधर सोशल मीडिया पर महायुद्ध छिड़ा हुआ था। तुम इस पार्टी के हो या उस पार्टी के? बीच में एक बेचारा सीधा साधा इंसान खड़ा होकर पूछ रहा था, भाई साहब इस पूरी महाभारत में असली मांग क्या है, कोई समझाएगा? लेकिन उसकी आवाज उस डिजिटल कोलाहल में कहीं गुम हो गई। एक समझदार युवा ने अपने दोस्त से तंग आकर कहा, भाई मैं पहले सही तथ्यों के पक्ष में था, पर यहाँ दोनों तरफ से गालियां खा रहा हूँ, इसलिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ मूकदर्शक बनने के पक्ष में हूँ। चाय की टपरी पर बैठे एक बुजुर्ग चाचा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, हमारे जमाने में लोग सचमुच मुद्दों के लिए लड़ते थे। युवा ने पूछा, अब क्या होता है चाचा? चाचा बोले, अब आदमी घर से निकलने से पहले ये चेक करता है कि वहाँ फ्री वाईफाई मिलेगा या नहीं, ताकि तुरंत लाइव रीड अपलोड कर सके। इस सारे शोर शराबे के बीच असली सफर शुरू होता है हमारे असली हीरो हरिशंकर बाबू का। बेचारे हरिशंकर बाबू सुबह सुबह अपने घर से निकले थे। उनका मिशन कोई ब्रह्मांडीय या राष्ट्रीय स्तर का नहीं था। उन्हें बस घर की रसोई के लिए थोड़ा सा धनिया और 2-4 टमाटर लाने थे। उनकी पत्नी ने जाते वक्त साफ चेतावनी दी थी, देख अगर धनिया के बिना खाली हाथ लौटे तो शाम का खाना बाहर होटल में खाना पड़ेगा। उन्होंने सीना ठोक कर कहा था, अरे पगली, आज धनिया लाकर ही मानूंगा। उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते से वे गुजरने वाले हैं वहां इतिहास लिखा जा रहा है और उनका धनिया वाला मिशन सीधे लोकतंत्र के चक्रव्यूह में फंसने वाला है। पहले रास्ते में पुलिस के बैरिकेड मिले, फिर नारों की सुनामी, फिर अचानक लाठीचार्ज का ऐसा माहौल बना कि हरिशंकर बाबू को समझ ही नहीं आया कि वे सब्जी खरीदने निकले थे या किसी अनचाहे जुलूस के फ्रंटलाइन कमांडर बन गए हैं। एक आदमी ने हड़बड़ाते हुए उनसे पूछा, अरे अंकल, आप कौन सी मांग को लेकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं? हरिशंकर बाबू ने अपनी सब्जी वाली थैली छाती से चिपकाते मेरी हुई आवाज में कहा, तारांकन मेरी मांग बहुत छोटी और गंभीर है भाई। मुझे बस यहाँ से निकलकर अपनी सब्जी की दुकान तक पहुंचना है। शाम ढली, कोहराम थमा और हरिशंकर बाबू किसी तरह बचते बचाते घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी धर्मपत्नी हाथ में बेलन लिए खड़ी थी। लाओ, धनिया कहाँ है? हरिशंकर बाबू ने अपनी खाली जेबें टटोली, एक फीकी सी मुस्कान दी और बोले, धनिया तो नहीं मिला भाग्यवान। पत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो पूरा दिन गायब कहाँ थे? हरिशंकर बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, मैं लोकतंत्र के बीच फंस गया था। पत्नी गुस्से से बोली, क्या लोकतंत्र में धनिया मुफ्त में मिलता है? हरिशंकर बाबू ने दार्शनिक अंदाज में कहा, नहीं, धनिया तो नहीं मिला, पर आज मुझे पक्का पता चल गया
कि कभी कभी एक आम आदमी की सब्जी की खाली थैली भी देश के इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकती है। उधर दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में और पुलिस लाइन में फाइलों का खेल जारी था। एक ट्रक में कुछ पत्थर क्या मिले, मीडिया को एक और ब्लॉकबस्टर मसाला मिल गया। एक पक्ष चिल्लाया, ये बहुत बड़ी साजिश है। दूसरा बोला, अरे ये तो सामान्य निर्माण सामग्री है। और तीसरा बोला, छोड़ो पत्थरों को, पहले ये बताओ कि आज की टीआरपी किसकी सबसे ज्यादा रही। रात को जब दिल्ली थोड़ी शांत हुई, सड़क पर बिखरे हुए पर्चे, टूटी कुर्सियां और खाली प्लास्टिक की बोतलें गवाही दे रही थी कि दिन भर बहुत कुछ हुआ था। लेकिन असली सवाल वही का वही खड़ा था। क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था, या हमारे समाज के उस प्रेशर कुकर की पहली खतरनाक सीटी थी जिसके अंदर सालों से दबाव उबल रहा था? तो दोस्तों, ये था हमारी इस मजेदार कहानी का भाग 2। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे धनिया खरीदने निकले हरिशंकर बाबू लोकतंत्र के चक्रव्यूह में फंस गए और पूरा देश एक अनचाहे तमाशे का गवाह बन गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ड्रामे का अगला लेवल क्या गुल खिलाता है। आंदोलन के अगले दिन शहर में एक नया ही कंपटीशन शुरू हो गया, किसने कितनी लाठियां खाई। भाई साहब, माहौल ऐसा था जैसे लोग ओलंपिक का कोई मेडल जीतने की तैयारी कर रहे हों। चाय की टपरी पर दो महाशय आपस में बहस कर रहे थे। पहला बोला, अरे भाई, कल पुलिस वाले ने ऐसी बैटिंग की कि पूछो मत, मुझे तो 2 खतरनाक लाठियां पड़ी। दूसरा सीना फुलाकर बोला, अरे 2 में क्या इतरा रहा है, मुझे तो 4 पड़ी हैं और साथ में एक बेहतरीन क्लोजअप इंटरव्यू भी मिला है। तभी कोने में बैठा तीसरा आदमी उदास होकर बोला, तारांकन, यार मैं भी वहीं था, लेकिन कैमरा मेरी तरफ आया ही नहीं। न चोट दिखी, न टीआरपी मिली, मेरी तो पूरी लाठी ही बेकार चली गई। उधर न्यूज चैनलों को तो जैसे सोना मिल गया हो। रिपोर्टर माइक लेकर सड़क पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे देश का फाइनल मैच चल रहा हो। एक रिपोर्टर ने सड़क पर खड़े एक साधारण युवक से पूछा, आपको इस लाठीचार्ज के बाद अंदर से कैसा महसूस हुआ? युवक ने बेचारे भोलेपन से जवाब दिया, दर्द तो हुआ ही साहब। रिपोर्टर ने और माइक्रोफोन उसके मुंह के पास हटाते हुए कहा, अरे दर्द की बात छोड़िए, जनता के लिए कोई जोशीला शेर या बड़ा बयान दीजिए। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब शेर वेर छोड़िए, मैं तो बस घर जाकर बाम लगाकर सोना चाहता हूँ। और मैदान का हाल तो पूछिए ही मत। वहां इंसानों से ज्यादा मांगों की भीड़ थी। हर हाथ में एक पोस्टर, हर पोस्टर पर एक नया संकट, और हर सवाल को लगता था कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्या वही है। एक नेताजी मंच पर माइक के सामने गरज रहे थे, और हम झुकेंगे न रुकेंगे जब तक पूरी व्यवस्था को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे। नीचे बैठी भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन पीछे अपनी केतली साफ कर रहा चाय वाला धीरे से मुस्कुराया और बोला, नेताजी, व्यवस्था बदलने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मेरी दूध वाली केतली जरूर ठंडी हो रही है। संसद भवन और सड़क के बीच की दूरी वैसे तो किलोमीटर में बहुत कम है, लेकिन अनुभव के मामले में यह 2 अलग अलग ग्रहों जैसी है। चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा पहरा था कि परिंदा भी पर न मार सके। एक आम नागरिक ने अपनी बाइक रोककर दूसरे से कहा, भाई, पहले हम कहते थे कि संसद देश की जनता की होती है, और आज ऐसा लग रहा है कि जनता को संसद से मिलने के लिए कम से कम 3 महीने पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा। और सुरक्षा में तैनात हमारे बेचारे पुलिस वाले, उनका दर्द तो और भी गहरा था। एक सिपाही ने अपने सीनियर से दबी जुबान में कहा, साहब, सबसे खतरनाक ड्यूटी वही होती है जहां सामने दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग हों और ऊपर से सख्त आदेश का डंडा हो। शाम ढलते ही खेल फिर से टीवी स्टूडियो केएस बड़ी ई कमरों में शिफ्ट हो गया। स्क्रीन पर 10 छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे। एक में कोई नेताजी, दूसरे में कोई राजनीतिक विश्लेषक, तीसरे में कोई पूर्व अधिकारी, और सबसे कोने वाले सबसे छोटे बॉक्स में हमारी बेचारी आम जनता। एंकर साहब ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, तारांकन पैनल के विद्वानों, हमें ये बताइए कि इस आंदोलन का असली डीएनए क्या था? ये जनता का स्वतः स्फूर्त गुस्सा था या किसी का छिपा हुआ षड्यंत्र? एक एक्सपर्ट ने अपनी टाई ठीक करते हुए गंभीर आवाज में कहा, ये गहरी भू राजनीतिक साजिश है। दूसरे ने तुरंत काटते हुए कहा, अरे नहीं सर, ये जमीनी हकीकत का उबाल है। और टीवी स्क्रीन के उस पार अपने घर के सोफे पर बैठा आम आदमी चुपचाप चाय की चुस्की लेते हुए सोच रहा था, तारांकन भाई साहब, मेरी तो आज की मजदूरी भी कट गई। ऑफिस से बॉस ने लेट होने पर अलग क्लास लगा दी, जेब भी खाली हो गई। लेकिन इन महानुभावों की बहस अभी भी इसी बात पर अटकी है कि मैं असली था या किसी की स्क्रिप्ट का हिस्सा। रात गहरी होती गई, टीवी की बहसें शांत हुई, स्टूडियो की लाइटें बंद हुई और सड़कें फिर से वीरान हो गईं। लेकिन हवा में एक ऐसा सवाल तैरता रहा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्या लोकतंत्र सिर्फ अपनी बात चिल्लाकर कहने की आजादी है, या दूसरों की सुनने की भी कोई जिम्मेदारी है? पिछले 3 हिस्सों में हमने देखा कि कैसे आंदोलन, लाठियां, कैमरे और धनिया का ये महाड्रामा देश की सड़कों से लेकर टीवी स्टूडियो तक गूंजा।
अब वक्त आ गया है इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स और उस असली सच का, जिसे हर कोई महसूस करता है लेकिन बोलता कोई नहीं। कुछ दिन बीते और दिल्ली फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आई। वही भागदौड़ भरा ट्रैफिक, ऑफिस जाने की वही घिसी पिसी जल्दी और नुक्कड़ की टपरी पर अदरक वाली चाय की वही सौंधी खुशबू। हरिशंकर बाबू एक बार फिर उसी बाजार में अपनी सब्जी की थैली लेकर पहुंचे। इस बार सब्जी वाले ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बाबूजी, उस दिन वाला ऐतिहासिक आंदोलन देखा था या नहीं? हरिशंकर बाबू ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, देखा। क्या भाई, उस दिन तो हम खुद उस महा इतिहास के मुख्य पात्र बन गए थे। उधर चाय की दुकान पर 4 लोग फिर से बहस में उलझे हुए थे। पहला बोला, इस बार सरकार पूरी तरह गलत थी। दूसरा चिल्लाया, अरे नहीं भाई, प्रदर्शनकारी ही अपनी जिद पर अड़े थे। तीसरा बोला, सबकी छोड़ो, सबसे बड़ा विलन तो हमारा मीडिया था। और कोने में बैठा चौथा आदमी चुपचाप अपनी चाय की चुस्की ले रहा था। चाय वाले ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तारांकन, भैया तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम्हारी क्या राय है? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं सोच रहा भाई, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कल ऑफिस पहुंचने पर बॉस ने जो मुझे लेट होने पर डांटा था, उसका असली जिम्मेदार कौन था? सरकार, आंदोलन या मेरा खुद का लेट लतीफ होना? चाय वाले ने केतली हिलाते हुए एक गहरी बात कही, तारांकन देखिए साहब, ये पूरा देश भी हमारे घर के प्रेशर कुकर जैसा है। कुकर में जब गैस बढ़ती है तो उसकी सीटी वक्त पर बज जाती है, लेकिन हमारी जनता रूपी कुकर की सीटी बजने में कई बार साल लग जाते हैं। बात एकदम 100 टके की थी। अब बात आती है हमारे इस पूरे ड्रामे के सार की। बड़े बड़े इतिहासकार और नेता चाहे अपनी डायरी में जितने भी भारी भरकम पन्ने काले कर लें, लेकिन सच तो यह है कि हर बड़े आंदोलन के पीछे हजारों ऐसे छोटे चेहरे छूट जाते हैं जिनकी कोई कहानी नहीं लिखता। वो ऑफिस जाने वाला मजबूर आदमी, वो दवा लेने निकली बेचारी महिला, वो सड़क पर घंटों धूप में खड़ा सिपाही और वो युवा जिसकी आंखों में अभी भी एक बेहतर कल की उम्मीद जिंदा है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? क्या ये आंदोलन पूरी तरह सफल हुआ या ये सिर्फ कुछ दिनों का सनसनीखेज तमाशा बनकर रह गया? शायद इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी बात को सबसे जोर से चिल्लाकर कहें, बल्कि इसका असली मतलब ये भी है कि हम एक दूसरे की बात को सुनना सीखें। और व्यंग्य का काम किसी की बेइज्जती करना नहीं, बल्कि हम सबको आईना दिखाना होता है, ताकि हम हंसते हंसते अपनी कमियों को सुधार सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये व्यंग्यात्मक और मजेदार कहानी प्रेशर कुकर की सीटी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अंदाज पसंद आया हो तो बिना कंजूसी के लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और धमाकेदार और मजेदार ड्रामे के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी चाय का मजा लेते रहिए। जय हिंद।